नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि डिप्रेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच किस तरह का संबंध है और क्या एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ लेने से मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव आते हैं। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। डिप्रेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रिलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और सीधे तौर पे वैज्ञानिक कुछ नहीं कह पाते, पर फिर भी बहुत से लोगों को देखने जांचने के बाद कुछ लिंक्स दिखाई दिए हैं। डिप्रेशन का असर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कई तरह से पड़ सकता है। हर महिला के अपनी बॉडी, उसके स्ट्रेस लेवल्स, उसके जेनेटिक्स और कई सारे फैक्टर्स पर यह डिपेंड करता है। वैसे तो डिप्रेशन और डिप्रेशन का इलाज जो कि दवाओं से होता है, दोनों का असर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पड़ता है। पर फिर भी इन इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। डिप्रेशन की वजह से पड़ने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर एक महिला की लाइफ को काफ़ी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से काफ़ी तरह का स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए इस तरह के सवाल आने काफ़ी लाज़मी हैं कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स में डिले हो जाना या जल्दी-जल्दी पीरियड्स होने लगना, क्या ये डिप्रेशन की वजह से हो रहा है या क्या ये दवाइयों की वजह से हो रहा है? दवाइयाँ ले रहे हैं तो मेरे पीरियड्स नहीं हो रहे, ऐसा कई महिलाओं का आम तौर पर पूछना होता है। तो पहले अगर हम देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, हर महीने एक बार या ये कहें कि हर 25-30 दिन के बाद एक महिला में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसमें उनकी जो ओवरीज होती हैं, उसमें से एक अंडा रिलीज होता है और यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, जो एक साइन होता है, एक सिग्नल होता है कि अब महिला प्रेगनेंसी के लिए तैयार है। और अगर ये अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो ये जो यूट्रस की जो वॉल है जो कि मोटी हुई है, ये झड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग में ब्लड के अलावा काफ़ी टिश्यूज़ भी होते हैं, म्यूकस भी होता है और भी कई तरह के पदार्थ होते हैं। तो ये एक आम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसे पीरियड्स कहा जाता है। पर नॉर्मल लेवल पर भी हर महिला का जो मेंस्ट्रुएशन का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग-अलग तरह से होता है। हर बार एक ही ड्यूरेशन के बाद पीरियड्स नहीं होते। कई बार इसमें नॉर्मली भी डिले हो जाते हैं, कई बार नॉर्मली भी थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। क्योंकि कई सारे दूसरे हार्मोनल फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, जिसके बारे में सीधे तौर पर आइडेंटिफाई कई बार नहीं हो पाता है। तो क्या डिप्रेशन से पीरियड्स डिले हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। बहुत सा रिसर्च ये बताता है कि डिप्रेशन की वजह से पीरियड्स डिले हो जाते हैं। और इसी के साथ रिसर्च ये भी बताती है कि जिनमें एंग्जाइटी होती है, उनके बीच पीरियड्स के बीच ड्यूरेशन छोटी हो जाती है। तो डिप्रेशन में डिले हो जाना, एंग्जाइटी में छोटे पीरियड्स होना, ये दोनों तरह के बदलाव देखने में आते हैं। इनफैक्ट डिप्रेशन में तो इर्रेगुलर साइकिल्स होना बहुत कॉमन होता है। सबसे कॉमन जो कॉज होता है डिलेड या मिस्ड पीरियड्स का, उसे कहा जाता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड एनोवुलेशन, या जिसे टेक्निकल टर्म दिया जाता है फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब कि जब डिप्रेशन होगा तो शरीर डिसाइड करेगा कि भाई अभी ये टाइम जो है ये प्रेग्नेंट होने का नहीं है, थोड़ा बॉडी को, ब्रेन को रेस्ट दिया जाना चाहिए। तो इसलिए ओव्यूलेशन जो है वो एक तरह के पॉज में चली जाती है, डिले हो जाती है। कि जब एक महिला स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, डिप्रेशन फ्री हो जाएगी, उसके शरीर में, दिमाग में तनाव नहीं होगा, तो ऐसे में शरीर दोबारा से प्रिपेयर होगा कि वो प्रेग्नेंट हो सके। तो इस तरह से इसको देखा जाता है कि ये डिले हो जाना एक्चुअल में एक अच्छी बात है। और ओव्यूलेशन जब नहीं होगा तो उस वजह से साइकिल डिसरप्ट हो जाएगी, मतलब वो इफेक्ट होगी। तो अगर वो रेगुलर डेज पर होती है तो उसके अंदर डेज के बीच काफ़ी वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। कई बार तो महीनों महीनों तक भी पीरियड्स नहीं आते महिलाओं को। तो जैसा कि बताया कि इमोशंस नेगेटिव होने की वजह से, मतलब कि डिप्रेशन होने की वजह से हार्मोनल चेंज आते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस आती ही है। और हमारे ब्रेन का जो एक हिस्सा है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो प्रभावित होता है डिप्रेशन में, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंज आ जाते हैं। और क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस है तो ऐसे में एपेटाइट भी चेंज होगी, स्लीप भी चेंज होगी, शरीर में थकान बनी रहेगी, कई तरीके के दूसरे सिम्टम्स भी आएंगे जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होने का कारण बनेंगे। क्या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करती हैं? अब इस पर ज़रा बात करते हैं। डिप्रेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिंक के अलावा ऐसा भी बहुत सा साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है जो बताता है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से भी पीरियड्स इफेक्ट होते हैं। एक तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, दूसरा पीरियड्स काफ़ी पेनफुल हो सकते हैं। जब पीरियड्स होते हैं तो दर्द बहुत महसूस होता है जब एक महिला एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रही हो। मेंस्ट्रुएशन को लेकर होने वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसीजेज होते हैं, उनका रेट उन महिलाओं में ज़्यादा होता है, उनका मतलब परसेंटेज ज़्यादा होता है जिन महिलाओं में
एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जा रही हैं, और वो महिलाएं जिनको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन को लेकर जो डिसीजेज हैं वो कम होते हैं। ऐसा कई सारी शोधों में देखने में आया है। हालांकि इसमें सभी महिलाएं एक रूप से प्रभावित नहीं होती, सब पर एक तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के वजह से एक केमिकल निकलता है या उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन, और ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, कई सारी बीमारियों का एक मेन केमिकल होता है। मतलब इसके लेवल के कम होने से ये बीमारियां होती हैं और इसके लेवल को बढ़ाना पड़ता है एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की मदद से। पर सेरोटोनिन ब्लड क्लॉटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बॉडी के अंदर जो सेरोटोनिन होता है वो 99% सेरोटोनिन जो है वो प्लेटलेट्स के अंदर स्टोर होता है, और ये प्लेटलेट्स वो होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद देते हैं। मतलब जब ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो ये प्लेटलेट्स उस एरिया में पहुंच के ब्लड को क्लॉट करेंगे, मतलब खून को जमा देंगे, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो पाए। और क्योंकि ऐसे सारे दवाइयाँ सेरोटोनिन के लेवल को दिमाग में तो बढ़ा देती हैं, पर प्लेटलेट्स में सेरोटोनिन के लेवल ये दवाइयाँ कम करती हैं। इसकी वजह से प्लेटलेट्स का जो ब्लीडिंग के एरिया में पहुंचने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग महिलाएं रिपोर्ट करती हैं। क्योंकि सेरोटोनिन के लेवल्स प्लेटलेट में कम होंगे, इस वजह से प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का अपना पोटेंशियल लूज करेंगे, पूरी मात्रा में ये ब्लीडिंग के साइट पर जमा नहीं हो पाएंगे, और ऐसे में दवाइयाँ लेते समय एक महिला को ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी। उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे में दर्द भी बहुत होगा, और इसकी वजह से आने वाला जो शेम, गिल्ट है वो भी बहुत आएगा, अनकंफर्टेबल महसूस होगा, और ऐसे में स्ट्रेस और डिप्रेशन इस वजह से भी बढ़ सकता है। इसी के साथ एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, जो कि ओव्यूलेशन को रोकने का काम करती है। तो ऐसे में ओव्यूलेशन रुकेगी, मतलब डिले हो जाएंगे पीरियड्स, और प्लेटलेट्स के अंदर सेरोटोनिन कम हो रहा है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट यानी कि SSRI वाली दवाइयों का। SSRI मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इन दवाओं के ये साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगड़ने से भी डिप्रेशन के लेवल्स बढ़ते हैं, और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पर नहीं होता, ये केमिकल, बायोलॉजिकल लेवल पर भी होता है। कई सारे शोध बताते हैं, खासकर कि 2005 में हुई एक शोध ने बताया था कि 64% महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन से पहले डिप्रेशन के लेवल बढ़ जाते हैं। मतलब बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोनल केमिकल चेंज होने लगते हैं कि वो महिलाएं जिनको डिप्रेशन है, डिप्रेसिव एपिसोड में है, और दवाइयां भले ही ले भी रही हैं, पर फिर भी पीरियड से कुछ टाइम पहले उनके डिप्रेशन के लेवल बढ़ जाते हैं। या वो महिलाएं जो कि दवाइयां नहीं भी ले रही, फिर भी पीरियड से पहले डिप्रेशन बढ़ता ही है कई महिलाओं में। तो करीब 60-70% महिलाओं में ये लक्षण देखने में आते हैं, और ज़्यादातर शोध बताते हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन से करीब 5-10 दिन पहले ये सिम्टम्स आने लगते हैं, मतलब डिप्रेशन बढ़ने लगता है। या डिप्रेशन नहीं है तो डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, लो मूड, लो एनर्जी वाले सिम्टम्स देखने में आते हैं। जिन महिलाओं में प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है, उनमें तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत ही सीवियर हो सकते हैं। इनफैक्ट कई महिलाएं तो सुसाइडल थॉट भी एक्सपीरियंस करती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो डिप्रेशन और दवाइयों की वजह से आने वाले जो इफेक्ट हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, इनको कैसे कम किया जाए। सबसे पहली तो चीज़ होगी कि अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें, इस बारे में शर्माएं नहीं। डॉक्टर से बात करके डॉक्टर अगर देखेगा कि इसके जो इफेक्ट आ रहे हैं वो काफ़ी सीवियर हैं, तो डॉक्टर दवाएं बदल सकते हैं, या ब्लीडिंग रोकने के लिए या पीरियड्स को ठीक करने के लिए कुछ अलग दवाएं होंगी, वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कई महिलाओं के लिए ये भी सजेशन दी जाएगी कि जब तक दवा चलेगी तब तक उनको इरेगुलर पीरियड्स एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, क्योंकि डिप्रेशन का इलाज नहीं हो पाएगा अगर सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही अगर ध्यान दिया जाएगा या उसी की अगर चिंता की जाएगी। तो एक तरह का सजेशन तो सभी महिलाओं के लिए नहीं दिया जा सकता। बहुत से लोग जब ये सवाल करते हैं, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि कोई एक सॉल्यूशन फिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर महिला की कंडीशन के बेसिस पे डॉक्टर जजमेंट लेता है कि उनको क्या इलाज दिया जाना चाहिए। क्या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ही चलती रहें और कोई दूसरा ट्रीटमेंट ना दिया जाए, ऐसा ज़रूरी है? क्या दवा को बदला जाए या दवा की डोज को चेंज किया जाए? जो भी निर्णय लेना है वो डॉक्टर लेता है। तो महिलाएं इस बेसिस पे कि उनको पीरियड नहीं आ रहे तो वो दवाएं छोड़ दें,
इस भूल में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन वर्स होगा और उसकी वजह से, स्ट्रेस आने की वजह से वैसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब ही रहेगी। तो ऐसे में दवाइयाँ लेते-लेते साथ में लाइफ़स्टाइल चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी डाइट लेना बेहद इम्पोर्टेंट होता है, ताकि स्ट्रेस से आने वाले इफ़ेक्ट्स कम हो। माइंड को दवाओं के अलावा कैसे पॉज़िटिव रखा जा सकता है, साइकोथेरेपी कैसे इसमें हेल्प दे सकती है। अपने एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा देने से जब स्ट्रेस कम होता है और एन्जॉयमेंट आती है लाइफ़ में, उसका भी इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़े रेगुलर हो सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सके नींद को अच्छा रखना बेहद ज़रूरी है एक अच्छी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। इसी के साथ थोड़ा-थोड़ा एक्सरसाइज भी बहुत हेल्प करता है। मॉर्निंग वॉक करना या इवनिंग वॉक करना, वैसे मॉर्निंग वॉक ज़्यादा प्रेफ़र की जाती है क्योंकि उस टाइम पे धूप होती है, तो ऐसे में एक तरह का सन बाथ भी हो जाता है, क्योंकि धूप का भी रोल जो है वो डिप्रेशन के लेवल को कम करने में होता है। धूप में बैठने से भी हेल्प मिलती है। थोड़ा बहुत चलना-फिरना, हिलना-डुलना भी ज़रूरी है, भले ही बहुत वॉक ना भी हो पाए। योगा हेल्प कर सकती है, मेडिटेशन हेल्प कर सकती है। योगा का भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में। तो क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लेते हुए मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ दूसरे अल्टरनेटिव तरीकों से मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन किया जाए, या फिर उसे ऐसे कंटिन्यू किया जाए, ताकि जब डिप्रेशन दूर होगा, धीरे-धीरे दवाइयों का डोज़ कम हो जाएगा, वैसे-वैसे उनकी रेगुलर पीरियड्स आने शुरू हो जाएँगे। हाँ, किसी-किसी केस में लंबे टाइम तक दवा लेनी पड़ सकती है एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, तो उस केस में डॉक्टर से कंसल्ट करके, स्पेशली तब जब महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो डॉक्टर से दवा कैसे बंद कराई जाए। खुद नहीं करनी है दवा बंद, डॉक्टर सजेस्ट करेगा इसका सही तरीका क्या होता है, और ऐसे में डॉक्टर के द्वारा धीरे-धीरे बंद करवाए जाने के बाद कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ बढ़ने से आप प्रेगनेंसी की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि प्रेगनेंसी में एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, स्पेशली एसएसआरआई दवाइयाँ नहीं दी जाती। तो कोई भी महिला जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती है, उसे ये दवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी, डॉक्टर की गाइडेंस में बंद करनी होंगी। उसके बाद उसका शरीर तैयार हो पाएगा कि वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर पाए और गर्भधारण कर पाए। तो ऐसे में ये कुछ प्रिकॉशंस रखनी बेहद ज़रूरी हैं। वो महिलाएं जो कि दवाइयाँ ले रही हैं और वो सोचें कि वो दवाइयाँ लेते-लेते प्रेग्नेंट हो जाएं, इस भूल से बचना है, नहीं तो बच्चे पर बहुत गंभीर परिणाम देखने में आएंगे और बच्चा ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल्ड हो सकता है। तो ऐसे में दवाइयाँ छोड़नी तो पड़ेंगी, और छोड़ने का सही तरीका डॉक्टर बताएंगे। और मैक्सिमम केसेस में दवाइयाँ जो महिलाएं छोड़ना चाहती हैं, वो साइकोथेरेपी, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि एक काउंसलिंग थेरेपी वाली टेक्निक्स होती हैं, उसको लिया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि जल्दी रिप्लेस किया जा सके अपने ट्रीटमेंट को। जो महिलाएं दवाइयाँ भी ले रही हैं, थेरेपी भी ले रही हैं, वो तो बहुत अच्छा है, उस केस में दवाइयाँ छोड़ना मुश्किल नहीं होगा। पर जो महिलाएं थेरेपी आज तक जिन्होंने नहीं ली हैं, उनको दवाइयाँ छोड़कर धीरे-धीरे थेरेपी की तरफ ट्रांजिशन करना पड़ेगा, और थेरेपी के ट्रीटमेंट से अपनी कंडीशन को बेटर करके या बेटर रख के उनको फिर प्रेगनेंसी की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं तो दवाओं का नेगेटिव असर आएगा अपनी हेल्थ पे भी और बच्चे की हेल्थ पर भी। स्पेशली शुरू के 3 महीने तो बेहद ज़रूरी होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे में जो जेनेटिक या डिफॉर्मिटीज़ देखने में आती हैं, वो शुरू के 3 महीने में पड़ने वाले असर की वजह से होती हैं। जो महिलाएं एसएसआरआई दवाइयाँ ले रही हैं, शुरू के 3 महीने में बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर दवाइयाँ ना ली जाएं। मैक्सिमम केसेस में मना ही किया जाता है, और साथ ही दवाइयाँ डॉक्टर की गाइडेंस में छोड़ी जाएं और अल्टरनेटिव तरीके की तरफ, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ प्रोग्रेस किया जाए। तो ये रही कुछ यूज़फुल जानकारी उन महिलाओं के लिए जिनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लेने से हमारे पीरियड्स नहीं आते या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो उम्मीद है कुछ ये जानकारी मिलके आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सी महिलाओं को जानकर ये भी चैन मिलेगा कि कम से कम जो वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो सच में दवाओं की वजह से ही हो रहा है। बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से घर वाले भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि दवाओं की वजह से उनके पीरियड्स डिले हो रहे हैं या दवाओं की वजह से उनकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पर ये होता है। हालांकि पीरियड्स का डिले होना, इरेगुलर होना, ये तो ज़्यादा नॉर्मल है, जबकि ब्लीडिंग का बढ़ जाना ये बहुत कम महिलाओं में देखने में आता है। सो इस वजह से कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात से एग्री भी नहीं कर पाते कि दवाओं की वजह से जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये जो क्लैरिटी मिली है, उम्मीद है आपको इसमें कुछ मदद मिलेगी और आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए भी सही डायरेक्शन मिलेगी, डॉक्टर से आप बात कर पाएँ और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएँ।
इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी और भी डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट या कुछ दूसरे इश्यूज़ पर बात करता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, जिसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।